बढ़ते हैं आगे। बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर करेंगे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। उनका इजरायल में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खुद पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। इजरायली संसद में भी पीएम मोदी का सम्मान किया गया। उन्हें सम्मान देते वक्त पूरी इजरायली संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इस मौके पर संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक बार फिर संदेश दिया। इस वक्त इजरायली सांसदों ने पीएम मोदी के अभिभाषण को पूरे ध्यान से सुना। बीच बीच में पीएम मोदी के भाषण के दौरान तालियां भी बजती रहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि आतंकवाद पर कोई दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बड़ी बातें रही, वो आपको दिखाते हैं। तो आतंकवाद पर पीएम मोदी की दो टूक। उन्होंने कहा कि इजरायल पर हमास के हमले की उन्होंने निंदा की। तो पीएम मोदी ने इजरायल दौरे पर वहां की संसद को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक बार फिर से संदेश दिया। तो देखिए, हम उनके संबोधन की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले की इस दौरान निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से निर्दोष लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराए जा सकते। उन्होंने कहा कि हिंसा का चक्र क्षेत्र को और अस्थिर करता है। उन्होंने जोर दिया कि स्थायी शांति के लिए राजनीतिक समाधान जरूरी है। उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति के लिए फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान आवश्यक है और भारत ऐसी किसी भी पहल का समर्थन करता है जो क्षेत्र में स्थिरता और शांति ला सके। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं है। हमारी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के पक्ष में है। भारत अब्राहम अकॉर्ड के समर्थन में है। India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens like you. We have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग सुन रहे थे। इस दौरान आतंकवाद को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया। पीएम मोदी की तरफ से इस दौरान देखिए 26/11 का भी जिक्र किया गया और 7 अक्टूबर वो हमला जो इजराइल पर किया गया था हमास की तरफ से, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences
of the people of India, for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. देखिए, आतंकवाद को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ गेस्ट भी लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ओपी तिवारी सर जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही आपसे होगा, क्योंकि आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुख साफ किया। पीएम मोदी ने 26/11 के मुंबई हमले और 7 अक्टूबर के इजराइल पर जो हमले हैं उसकी बात दोहराई और उसको एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। सर, उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सामरिक दृष्टि से क्या भारत और इजराइल अब ये समझा जाए कि अब आतंकवाद के खिलाफ एक साझा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इन हमलों को एक साथ जोड़कर वैश्विक समुदाय को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, समस्या इजराइल और भारत की आतंकवाद सबसे ज्यादा सफर जो किया है इन दोनों देशों ने की। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे पास लेफ्ट में पाकिस्तान है और राइट में बांग्लादेश है, वहां भी डर लगता है। तो ये इसके खिलाफ इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास जब भी पिछले कभी अटैक हुए थे, आतंकवादी अटैक हुए थे, इजराइल ने हेल्प ऑफर किया। हर बार बॉम्बे वाला अटैक में हुआ था तभी ऑफर किया, और जितने भी अटैक हुए इजराइल ने पहला देश रहा है जिसने कंडेम किया है। तो इसमें जो समझौता है, जो हमारी एक समस्या है, तो इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है ताकि मजबूत हो। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आतंकवाद के लिए, एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग कि क्या करने वाले, दूसरी बात है इंटेलिजेंस, दूसरी बात टेरर फंडिंग। तो फंडिंग जब तक नहीं आएगी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकता। ये दोनों देश अगर मजबूती से, अमेरिका बातें कर रहा था लेकिन अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड रहा हमेशा। ऑप सिंदूर के पास उसे पाकिस्तान ने कटोरे भर दिए, क्योंकि अमेरिका भी सफर किया टेररिस्ट एक्टिविटी से, लेकिन उसकी अलग नीति है। इजराइल और भारत साथ थे, इजराइल हमेशा हेल्प करने के लिए ऑफर करता रहा, लेकिन हमने कभी लिया नहीं। लेकिन ये कभी समझौता जो हो रहा है और जो इकट्ठी तरीके से काम करेंगे, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे होगी, टेरर फंडिंग होगी, तो हम जाग जाएंगे। देखिए, शुरुआत हो चुकी है। पिछले 1 महीने में तमिलनाडु से, दूसरे स्टेट से, कई स्टेट से पकड़े जा रहे हैं। ये चाल चलता है, और ये जब एक मैसेज आएगा, टेरर फंडिंग करने वालों का मैसेज आएगा कि हम कर नहीं सकते, अत्यंत आवश्यक है। जहां तक सामरिक रूप से भारत और इजराइल का, जो भारत सबसे बड़ा उसका इंपोर्टर है। अब भारत कई सामान खरीदता है, बड़े बड़े सामान नहीं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में छोटी मिसाइल्स हो या ईडब्ल्यू वॉरफेयर हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, एआई हो, या इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा तैयार है। और हमारा जो शेयरिंग होगी, जो नॉर्मल जो शेयरिंग होगी, टेक्निकल शेयरिंग होगी, हमें काफी आगे ले जाएगा। कई इक्विपमेंट, हम ऐसे इक्विपमेंट बनाने में सफल होंगे जिससे हमें स्पेसिफिकली चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास जहाज होने चाहिए, टैंक होने चाहिए। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर खत्म हो चुका है। अभी तो स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक डिफेंस, स्पेसिफिक क्या चाहिए वैसे बनाने हैं। इसमें इजराइल भारत की बहुत मदद कर रहा है, और कई चीज, रडार है या एडब्ल्यू अर्ली वार्निंग के इक्विपमेंट्स है, हम बड़े स्टेज पे आगे बढ़ चुके हैं। बहुत हम उनसे सामान लेते हैं, और इजराइल भी हमारे एक मार्केट बना हुआ है, हमसे सामान ले रहा है। और कोलैबोरेशन जो है, डिफेंस कोलैबोरेशन जो होती है, बिकॉज वी रियली डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। उनकी जो आइडियाज है, उनके जो वेक्टर्स है, और दोनों का समावेश करके जो इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये एक भारत के लिए एक अच्छा मूव है, इवन इजराइल के लिए अच्छा मूव है। अब विश्व में एक शांति की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हमें जितने भी टेररिस्ट हैं और उनके सपोर्टर्स हैं, उनको हम डिस्करेज करें और उनके पैर हम तोड़ सकें, ताकि वो आगे समझ लें, आगे करने की क्षमता न रखें और शांति की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। दीप्ति तनेजा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी लाइफ टाइम्स पर। और दीप्ति जी, क्योंकि हम आतंकवाद को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा संदेश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। अब पीएम मोदी ने डबल स्टैंडर्ड की बात की इस दौरान।
क्या उनका इशारा उन देशों की तरफ था जो एक तरफ तो आतंकवाद की निंदा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आतंकी संगठनों को फंडिंग या फिर राजनीतिक समर्थन भी देते हैं? बिल्कुल, जैसे सर भी बोल रहे थे, उनका सीधा सीधा इशारा उन्हीं देशों की तरफ था, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा देश बुद्ध प्रधान देश है और मोदी जी लगातार एंटी टेररिज्म की बात करते आए हैं। उन्होंने जब रशिया यूक्रेन के बीच में भी लड़ाई छिड़ी हुई है तो उन्होंने रशिया के अपनी सरजमीन पर खड़े होकर बोला था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। फिर उसके बाद उन्होंने एससीओ चाइना के समिट में भी बोला था कि हम टेररिस्ट एंड टेररिस्ट फंडिंग, उन्होंने तब भी टेररिस्ट फंडिंग की बात की थी कि वो बर्दाश्त हमें हरगिज़ नहीं है। अब उन्होंने कल भी अपने इजराइल के जो नेसेट में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस एंड देयर विल बी नो डबल स्टैंडर्ड्स। तो बिल्कुल वो डबल स्टैंडर्ड्स के तहत उन्हीं देशों को टारगेट कर रहे थे। देखिए, सीधे सीधे तौर पे बोले तो अमेरिका ही वो देश है जहां वो एक तरफ पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी बनाता है, पाकिस्तान को कहता भी है कि जी मैंने ऑपरेशन सिंदूर रखवाया, लेकिन आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है वो भी हम जानते हैं कि बगराम एयर बेस को लेके किसकी वहां पे दिलचस्पी है, वो भी अमेरिका की है। ईरान के ऊपर, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर ऐसा खतरा बना के अपना पूरा का पूरा वहां पे एयर मिसाइल सिस्टम खड़े कर देना कि आज हमला हो कि कल हमला हो कि रमजान के बाद हो कि रमजान से पहले हो कि ईद पे हो, क्या हो, वो सब अमेरिका की तरफ से आ रहा है। तो बिल्कुल मोदी जी ने वही हवाला देते हुए इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर बात करी, क्योंकि देखिए मोदी जी एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व के साथ बहुत ही कॉर्डियल संबंध बना के चलते हैं। अगर रशिया यूक्रेन के प्रतिपक्ष में देखें तो जेलेंस्की भी उनसे बात करते थे, पुतिन भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब इधर यहाँ पे बात करें तो वो इकलौते प्रधानमंत्री है जिनको पैलेस्टीन का भी हाईएस्ट फॉरेन से अवार्ड से नवाजा गया है और कल उनको इजराइल की नेसेट द्वारा भी उसी अवार्ड से, जो इजराइल का हाईएस्ट अवार्ड है, उससे नवाजा गया। 2018 में उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन से नवाजा गया और कल उनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। तो वो ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं, मैं कहूंगी विश्व लीडर हैं, जैसे कि आमिर ओहाना जो वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि ही इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी। तो वो एक ऐसे लीडर हैं कि वो चीजों को डार्क में और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलते हैं कि युद्ध से आप भारत में या पूरे विश्व में कहीं पर भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा यह हवाला दिया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को बैकवर्ड ले जाती है। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी anywhere is a threat to the peace everywhere, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्ड थे जो सीधे के सीधे एक मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को थी, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज करके केवल पूरे विश्व का ही नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल। और ठीक है मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास। ओपी तिवारी सर, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि क्या ये दुनिया को ये भी बताने की कोशिश है कि आतंकवाद कोई स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जैसा ही खतरा है? और जरा सर ये भी बताइएगा कि इसका ग्लोबल कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, चाहे हम नेशनल कहें इंटरनेशनल करें, अब हर पटल पर हर जगह पर इस बात को वो दोहराते हुए नजर आए हैं। आतंकवाद को लेकर इसी तरह का रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और ये संदेश हर बार उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, आतंकवाद से हम हमेशा अफेक्टेड रहे, प्रवाह रहा है। शुरू में कोई हमारी बात भी नहीं सुनता था। पहली बार वाजपेयी जी ने ये स्टेटमेंट किया कि इससे इंटरनेशनल समस्या है, तभी भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब तक अमेरिका के ऊपर ये अटैक नहीं। लेकिन अमेरिका की दोहरी नीति ऐसी है कि कुछ बिकॉज उनके ही कुछ डिस्कंट्रोल एलिमेंट है, उनके कुछ मिलियनर्स है जो इसका फंड करते हैं। जैसे एक सोरोस की भी नाम लेना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा फंड यही करते हैं कि ग्लोबल नीति में यह हम ही नहीं बर्बाद है। इस आतंकवादी एक्टिविटी से इवन अफ्रीका में कई देश ग्रसित है। इवन जिस तरीके से इवन मैं तो भी कहूंगा कि वेनेजुएला में जैसे उठाया गया और जहां ला गया, ये इनकी जो CIA जो है ये अपना रोल प्ले करती रहती है धीरे धीरे आतंकवादियों के खिलाफ से। अब ये जो मैसेज है सब देशों के लिए है, सारे विश्व के लिए है। अगर शांति चाहिए, विश्व शांति चाहिए, तो सबसे पहले हमें कोई देश किसी का दुश्मन नहीं है, आतंकवाद ही सबका दुश्मन है। और आतंकवाद का मेन जो रूट कारण है कौन सपोर्टिव है, उनके जो सपोर्टर्स है उनको किल करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली बात फिर से करना चाहूंगा। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि पाकिस्तानी कटोरा लेके गए और ट्रंप साहब ने कटोरा भर दिया, और कटोरे का यूज क्या किया, जितने आतंकवादी के जो उनके बिल्डिंग थी या जो संस्था थी जो टूटी थी, सबको बनाया गया। इस तरह की नीति से वो चाहे कि मैं आतंकवाद फैला के और अमेरिका देश की अमेरिका का इंटरेस्ट पैदा कर सकूं, वो गलत है।
ये मैसेज अमेरिका की जनता को भी जाएगा, अमेरिका के सिटीजन्स को भी जाएगा, बाकी देशों को भी जाएगा कि आप जो सपोर्ट कर रहे हो या कर रहे हो, इससे किसका नुकसान हो रहा। अमेरिकन भी मारे गए, कई मारे गए। और बॉम्बे वाला एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। उस समय भी इजराइल ने आगे आने की हेल्प करने की कोशिश की थी, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ऑफ सिंदूर में भी इन्होंने तो अति मतलब इट वाज एक्सट्रीम कर दिया है। और जिस तरीके से इजराइल को घेर के, हो सकता है कि जब हिजबुल्ला हो या यूती हो या हमास हो या इराक कुछ संगठन है जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ईरान का जो रुख है, ईरान जो हेल्प करता है उसमें थोड़ा कमी आएगी तो इजराइल में भी शांति होगी और मिडिल ईस्ट में भी शांति होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो देश इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका थोड़ा अपना पैर पीछे खींचेंगे और थोड़ा कमी भी लाएंगे, तभी जाके एक शांति पूर्व जो शांति हम विश्व में चाहते हैं और लोग प्रोग्रेस करें। लेकिन विश्व बहुत सफर कर चुका है, यूक्रेन वॉर 4 साल हो गए, यूरोप भले ही मान ना रहा हो लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफी नीचे आ गई है, अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति काफी लो हो गई है। तो सफर आम जनता कर रही है, ये समझ में लोगों को आएगा तब निश्चित रूप से, जैसा मैडम अभी दीप्ति जी बता रही थी कि जिस तरीके से काम चल रहा है इसको संभालना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मोदी जी का जो स्टेप है, ये जो स्टेप है दुबई बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी बात लोग इसलिए सुन रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हमारा हार्डवेयर मारबार मजबूत है। तो मजबूत आदमी की सब सुनता है, बिकॉज हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो रही है और मिलिट्री पावर हमारा मजबूत है, तो लोग हमारी बात मानेंगे और सीरियसली लेंगे। और हो सकता है कि इनकी मोदी जी के कदम बाद में भी अप्रिशिएट किया जाए। ये एक नेता आए थे जिनकी वजह से विश्व में शांति की तरफ, अपना देश शांति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। वॉर तो कोई भी करा सकता है, शांति लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी है, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इसमें सफल रहेंगे। बिल्कुल ठीक है ओपी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। दीप्ति जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो टॉलरेंस की बात भी की, लेकिन साथ ही साथ गाजा शांति पहल और निर्दोषों की हत्या का भी पीएम ने जिक्र किया इस दौरान। तो क्या ये समझा जाए कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए इजराइल को समर्थन देते हुए भी अब अरब देशों के साथ अपने संतुलन को और बनाए रखने में कामयाब रहा है? क्या ये समझा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए भारत हमेशा अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट और अपने सॉवरन तरीके से ही उसको अडॉप्ट करता है। चाहे वो रशिया के साथ तेल लेने वाली बात थी, तब भी हमने कहा कि नहीं, आप जितने भी टैरिफ लगा लीजिए, हम इन चीज़ों से डरेंगे नहीं, धमकेंगे नहीं। जैसे अभी बात हो रही थी, तिवारी सर भी बोल रहे थे कि इससे पूरे वर्ल्ड को ही बहुत नुकसान पहुंचता है। आज की डेट में यूरोप उस कगार पे पहुंचा हुआ है कि उनको तेल नहीं समझ आ रहा किससे लें, कितना लें और कहाँ से लें, कैसे लें। क्योंकि अगर आप अमेरिका से लेने की बात करते हो, चाहे वो वेनेजुएला का तेल हो, ईरान के ऊपर भी वही मंसूबे हैं अमेरिका के, तो वो तेल कितना महंगा बिक रहा है, वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है यूरोप के लिए। उसी के चलते जो मिडिल ईस्ट है, खास करके सऊदी ने अपने तेल बहुत ही फिर से कंसेशनल दामों पे देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो रशिया को मैच कर सके। और भारत ने अपनी सॉवरेनिटी, भारत ने सीधे तरीके से इसको स्पष्ट किया है कि हमारी संप्रभुता केवल हमारे 140 करोड़ की आबादी के हित के लिए होगी और हम उसी तरीके से काम करेंगे जहां से हमारी 140 करोड़ आबादी को फायदा होगा। भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम के मोटिव से वो आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल हम एक बैलेंसिंग एक्ट हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि जहां पे हमने 7 अक्टूबर के उस हादसे का भी बिल्कुल उन्होंने कंडोलेंस दिया, साथ साथ वो ये भी बार बार जो डबल स्टैंडर्ड और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी ये बात समझता है और मोदी जी ने भी ये बात बड़े इनडायरेक्ट तरीके से स्पष्ट कर दी कि अगर अमेरिका ईरान पे कुछ भी करता है तो उसका सीधा जवाबी कार्रवाई सबसे पहले इजराइल पर ही होगी। तो खामियां कोई और करेगा, खताएं कोई और करेगा, कोई और उसका भुगतान कोई और करेगा, ये वाला सबूत उन्होंने इजराइल पे ही, इजराइल के घर में बैठकर, इजराइल की पार्लियामेंट में बैठकर ये बात उनको समझाई है। तो बिल्कुल हम एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूरी सावधानी भी बरत रहे हैं, क्योंकि आज जो डील साइन होने वाली है उसमें एक बहुत बड़ा रुझान है कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी के ऊपर डील साइन होने की बात है। तो वी आर स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्व्स, वी आर नॉट लेटिंग आवर गार्ड्स डाउन, लेकिन हम साथ साथ शांति की भी बात करते हैं, जैसे कि उनके स्पीकर ने भी कहा कि होप ऑलवेज प्रिवेल्स एंड वी आर श्योर दैट देयर विल बी डार्कनेस, द डार्कनेस विल बी ओवरकम बाय द लाइट। और उसी सिद्धांत पर मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आगे बढ़ते हैं हमेशा। हाँ ठीक है मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास। सर एक और यहाँ पे मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि हम भूले नहीं हैं। स्ट्रैटेजिकली इस बयान के क्या मायने हैं?
और क्या ये समझा जाए कि भारत अब इजराइल की तरह घर में घुसकर मारने वाली प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी देश अपना पास्ट अगर भूल जाता है तो आगे नहीं बढ़ता। तो भूलना एक महत्वपूर्ण मैसेज है कि हमारे पास कितने अटैक हुए हैं, बहुत आवश्यक है, इसलिए हम भूले नहीं है। एक महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और एक बोल्ड स्टेटमेंट है। हम भूले नहीं है, हम माफ भी नहीं करें। और जिस तरीके से मारने की क्षमता है, इजराइल की क्षमता काफी अच्छी थी और पहले दिखा भी चुके थे इतिहास में। भारत ने भी किया, लेकिन जो एक साथ मिलके जो काम होगा और इफेक्टिव होगा। इसमें एक चीज बात और कहना चाहूंगा, अगर हमें टेररिज्म एक्टिविटी पर बिल्कुल बंद करना है तब इजराइल इंटेलिजेंस और रशियन इंटेलिजेंस दोनों का महत्वपूर्ण रहेगा और हमें कांस्टेंट फीडबैक चाहिए, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका का इंटेलिजेंस मिलता है, भारत को उसको काउंटर करने के लिए इजराइल और रशिया ये दोनों इफेक्टिव है। दोनों की केजीबी हो या मोसाद हो या जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं या मैसेज समय पर बिल्कुल समय पर मिले, हम रिएक्ट करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आगे आना जरूरी है। अब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मजबूत है, जैसा अभी दीप्ति मैडम बता रही थी कि भारत अपनी कंडीशन पर मानता भी है। भारत का संबंध ईरान से भी है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हो कि इजराइल को जा रहा है ईरान के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए, तो ईरान को भी इंडिया से मतलब है, लेकिन इजराइल से जो भारत का समझौता होगा उसमें ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है बीच में वो नहीं आएगा। अरब देश है, उनसे भारत हमारे स्किल लेबर जाते हैं, उनके ऑयल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, लेकिन अरब से इजराइल का क्या संबंध है उसमें हमारा कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति के पहुंचने के लिए अपनी इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और मिलिट्री स्थिति मजबूत करनी पड़ती है, तभी इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, जो पिछले 10-11 साल में काफी हो गई है और विश्व हमें सीरियसली लेने लगा। यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने कहा था ठीक है सर, समय की कमी है, मुझे आपको यही रोकना पड़ेगा। ओपी तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और दीप्ति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।